विशिष्ट अतिथि और आदरणीय सहयोगियों, आज हम एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हैं। हाल ही में 30 अगस्त और 1 सितंबर 2022 को चीन के तियानजिन शहर में संपन्न शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दिशा को नई परिभाषा दी है। इसके परिणाम न केवल सदस्य देशों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मैं यहाँ केवल एक पर्यवेक्षक के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे गवाह के रूप में बोल रहा हूँ जिसने इस सम्मेलन को बदलती वैश्विक व्यवस्था का निर्णायक मोड़ बनते देखा। बहुध्रुवीय विश्व की महत्वाकांक्षा इस सम्मेलन में चीन ने स्वयं को एक नए विश्व नेतृत्व के केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने वैश्विक शासन पहल ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की घोषणा की। यह उनके विकास, सुरक्षा और सभ्यता संबंधी पूर्व पहलुओं के साथ चौथा स्तंभ बनकर उभरा। यह पहल चीन की उस दृष्टि को दर्शाती है जिसमें विश्व व्यवस्था पश्चिमी प्रभुत्व से हटकर बहुध्रुवीयता और समान संप्रभुता की ओर बढ़ती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए तथाकथित हेजेमोनिज्म और एकतरफा नीतियों का विरोध किया तथा वास्तविक बहुपक्षीयता की वकालत की। SCO विकास बैंक की स्थापना कई वर्षों से चीन जिस SCO विकास बैंक की पैरवी कर रहा था, उसकी घोषणा इस बार आधिकारिक रूप से हो गई। इस बैंक का उद्देश्य सदस्य देशों में अवसंरचना और आर्थिक परियोजनाओं को वित्त पोषित करना होगा। चीन ने इसके साथ ही वित्तीय सहयोग के लिए 2 अरब युआन अनुदान तथा 1.5 अरब युआन ऋण की घोषणा की, जो 2026 से 2029 तक वितरित किए जाएंगे। ये पहल स्पष्ट करती है कि SCO केवल सुरक्षा मंच नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। 3. इलेक्ट्रो युआन और आर्थिक एकीकरण। इस शिखर सम्मेलन का एक और प्रमुख पहलू यह चीन ने व्यापारिक लेन देन युआन रेनमिनबी के उपयोग को बढ़ावा दिया। विशेषकर मध्य एशिया में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं, पवन और सौर ऊर्जा में निवेश के साथ चीन ने एक नई वित्तीय रणनीति प्रस्तुत की। विशेषण इसे इलेक्ट्रो युआन कह रहे हैं, जो ऐतिहासिक पेट्रो डॉलर की तर्ज पर ऊर्जा व्यापार को युआन में स्थापित करने का प्रयास है। ये कदम डॉलर के वैश्विक प्रभुत्व को चुनौती देने वाला माना जा रहा है। तकनीकी सहयोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सम्मेलन में तकनीकी सहयोग को भी नया आयाम मिला। सदस्य देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि AI तक पहुंच और अधिकार सभी देशों के लिए समान और न्याय संगत होने चाहिए। इसके अलावा चीन ने ऊर्जा, हरित उद्योग, डिजिटल अर्थव्यवस्था, तकनीकी नवाचार, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में सहयोग हेतु 6 नए मंचों की घोषणा की। यह संकेत है कि चीन SCO के भीतर संस्थागत ढांचा मजबूत करना चाहता है। कूटनीतिक समीकरण और नई तस्वीर। इस सम्मेलन में सबसे ध्यान खींचने वाली बात रही शी चिनफिंग, नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन का एक साथ दिखना। तीनों नेताओं की हाथ में हाथ डालकर चलती तस्वीर ने न केवल कूटनीतिक बल्कि प्रतीकात्मक संदेश भी दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत और रूस चीन की गहराई में खो गए हैं। पश्चिमी मीडिया ने भी इस तस्वीर को उभरती नई वैश्विक धुरी के रूप में देखा। यह स्पष्ट है कि तियानजिन ने भारत चीन संबंधों में एक नई नरमी और रूस चीन रणनीतिक तालमेल को और मजबूत होते दिखाया। ठोस दस्तावेज और समझौते। इस सम्मेलन से केवल दृश्य राजनीति ही नहीं बल्कि कई व्यावहारिक दस्तावेज भी सामने आए। तियानजिन घोषणा पत्र और डोसियों थेरेपाई तक की SCO विकास रणनीति, चरमपंथ विरोधी कार्यक्रम टोपुसिनोत्सी, ऊर्जा सहयोग का रोड मैप, ताजिकिस्तान में मादक पदार्थ विरोधी केंद्र और उज्बेकिस्तान में सार्वभौमिक सुरक्षा केंद्र, लाओस को संवाद साझेदार का दर्जा तथा स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS में SCO को प्रेक्षक दर्जा। ये सब दर्शाते हैं कि संगठन अब अधिक संस्थागत और संरचित रूप ले रहा है। एक नई धुरी या अस्थायी गठबंधन। तियानजिन शिखर सम्मेलन ने यह दिखा दिया कि चीन केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक नीति निर्माता बनने की ओर अग्रसर है। उसने SCO को ऐसा मंच बना दिया है जो पश्चिमी संस्थानों का विकल्प प्रस्तुत कर सकता है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि चीन, रूस और भारत की ये एकता पूर्ण गठबंधन की बजाय अमेरिका और पश्चिम से असंतोष का परिणाम भी हो सकती है। निष्कर्ष।
तियानजिन 2002 का एससीओ शिखर सम्मेलन केवल औपचारिक आयोजन नहीं था, बल्कि यह था संस्थागत उपलब्धि, नए बैंक, मंच और रणनीतियां, भू राजनीतिक संकेत, चीन भारत रूस समीकरण का नया अध्याय, आर्थिक रणनीति, युआन आधारित व्यापार और नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग, तकनीकी साझेदारी, एआई और डिजिटल सहयोग पर जोर, वैचारिक दृष्टि, बहुध्रुवी और वैश्विक दक्षिण की नेतृत्वकारी भूमिका। चीन ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अब केवल सहभागी नहीं, बल्कि वैश्विक एजेंडा तय करने वाला बनना चाहता है। अब सवाल यह है, क्या एससीओ वास्तव में पश्चिमी संस्थानों का मजबूत विकल्प बन पाएगा, या ये केवल प्रतीकात्मक और सीमित दायरे तक ही प्रभावशाली रहेगा? इसका उत्तर आने वाले वर्षों की कार्यवाही और परिणामों से ही मिलेगा। धन्यवाद।